प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे युद्ध के कारणों के बारे में। देखा जाए तो विभिन्न विद्वानों ने अपने ढंग से निम्न कारणों को अलग अलग तरीके से बताया है। इसमें एक विद्वान है क्विंसी राइट, ठीक है। इन्होंने युद्ध के कारणों को निम्न तरीके से बताए हैं। इन्होंने जिन तरीके से बताए हैं उसके बारे में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट पे थोड़ा सा विस्तृत रूप से अध्ययन हम लोग करेंगे। इन्होंने अपने युद्ध के कारणों को राजनैतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण और विचारधारा, इन प्रमुख जो है पार्टों में इन्होंने विभाजित किया है, जो कि प्रमुख पॉइंट हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसमें जो पहला कारण है वो है राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारणों में देखा जाए तो युद्ध एवं राजनीति का अटूट संबंध होता है। जैसे हम लोग जानते हैं युद्ध साध्य राजनीति साध्य होता है, युद्ध उसका साधन होता है। या यूं भी कह सकते हैं राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करने का युद्ध एक साधन है, जो कि अंतिम साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात साम दाम भेद, ये तीनों नीतियां जब जो है असफल हो जाएं तो अंतिम विकल्प के रूप में युद्ध का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और युद्ध का प्रयोग और राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए युद्ध किया जाता है और हितों को बढ़ाने के लिए भी युद्ध हुए हैं। अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए, यानी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए, या फिर नए राज्य की स्थापना के लिए भी युद्ध हुआ है। जैसे बाबर ने नए वंश की स्थापना किया है, नए राज्य की स्थापना की उन्होंने। इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली। तो ऐसे इतिहास में बहुत से जो है युद्ध ऐसे भरे पड़े हैं जहां पर या तो अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए युद्ध हुआ है, या अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए युद्ध हुआ है, या तो फिर अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए या अपने हितों को बढ़ाने के लिए युद्ध हुए हैं, ठीक है। युद्ध अकारण नहीं होते, युद्ध के बीच में कोई ना कोई कारण जरूर होता है जिसको कि प्रत्येक पक्ष पाने का प्रयास करता है। अंतर यही है, कभी कभी ऐसा भी होता है एक पक्ष किसी दूसरे पक्ष से लेने का प्रयास करता है या छीनने का प्रयास करता है युद्ध के द्वारा, तो दूसरा पक्ष अपनी ही चीज को बचाने के लिए भी प्रयासरत रहता है, उसको भी युद्ध करना पड़ता है, ठीक है। और इतिहास में एकता और एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा, इसके लिए भी युद्ध हुए हैं। अगला है विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु। तो विदेश नीति का उद्देश्य सब लोग जानते हैं, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, ठीक है, ताकि जरूरत की चीजें हमको अपने मित्रों से, मित्र राष्ट्रों से मिल जाए। तो विदेश नीति का जो उद्देश्य होता है वो है अपने हितों को बढ़ाना या फिर अपने हितों की रक्षा करना, ठीक, या बुरे वक्तों में हमारा मित्र हमारे काम आए, ठीक है। चलिए, दूसरा कारण जो है वो है सामाजिक कारण, ठीक है। युद्ध एक प्रकार से देखा जाए, बहुत से विद्वानों ने युद्ध को एक सामाजिक, सैन्य संगठन को एक सामाजिक संगठन कहा है, ठीक है, और सैन्य विज्ञान को भी एक सामाजिक विज्ञान कहा है, ठीक है। और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में भी युद्ध होता है। अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग जो भी हो समाज में रहने वाले, सबके बीच में युद्ध हुए हैं, इतिहास साक्षी है, ठीक है। ऐसे अलग अलग समाज के बीच, अलग अलग जातियों के बीच, इतना ही नहीं, अलग अलग रीत रिवाज, परंपरा वाले अगर समाज मौजूद हैं तो उनके बीच में भी युद्ध हुआ है। कभी कभी तो ऐसा होता है एक राष्ट्र अपनी सामाजिक परंपराओं, रीत रिवाजों एवं संस्कारों की रक्षा के लिए युद्ध करता है, तो दूसरा जो है अपनी परंपराओं, अपनी ही रीत रिवाजों, अपने ही संस्कारों को दूसरों पे जबरन थोपने के लिए हथियार उठाता है। अर्थात एक राष्ट्र अपनी परंपराओं को दूसरों पर थोपने के लिए युद्ध करता है, तो दूसरा राष्ट्र अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए भी युद्ध करता है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए हैं। अगला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण आज आप लोग समझ ही सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा की चौथी भुजा। चौथी भुजा क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वर्तमान समय में युद्ध सामग्री बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, ठीक है। चलिए पहले हम थोड़ा सा और पहले दूसरा पढ़ लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि आर्थिक कौन कौन से कारण हैं जिनके लिए युद्ध हुआ है। पहला है धन की लूट। आप लोगों ने महमूद गजनवी का नाम सुना होगा, नादिर शाह का नाम सुना होगा, और भी फामफा अब्दाली का नाम सुना होगा। यानी विदेशी आक्रांता जो भी आए, बहुत से इसमें ऐसे आए कि वो सिर्फ यहाँ आकर यहाँ से लूट कर केवल यहाँ से खजाना लेकर गए, ना तो यहाँ रहने आए, ये लूटे, यहाँ
नष्ट किए जो कुछ भी करना होता था, बाकी ये धन लेकर सीधे अपने देश चले गए। जैसे महमूद गजनवी के बारे में हम कह सुन सकते हैं, ठीक है, महमूद गजनवी था, अब्दाली था, तो ये सब जो है केवल धन को लूटने के लिए, ठीक है, आए थे। क्राउथर महोदय ने क्या कहा है कि आजकल युद्ध स्ट्रैटेजी एवं समरतंत्र की अपेक्षा अर्थशास्त्र से अधिक प्रभावित होता है। इसलिए प्रभावित होता है, अगर कोई राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो वर्तमान युद्धों को वो नहीं लड़ सकता, क्योंकि औद्योगिक क्रांति और टेक्नोलॉजी के बाद युद्ध का जो नया स्वरूप आया है वो है यंत्रीकरण का युग। क्योंकि हर प्रकार से टेक्नोलॉजी के विकास में संपूर्ण स्थिति ही यंत्रीकरण में बदल गई है, संपूर्ण क्षेत्र ही का ही यंत्रीकरण हो गया है, तो युद्ध का जो क्षेत्र है उसका वो भी जो है उसका भी मशीनीकरण हो चुका है। आज के समय में युद्धों में सैनिकों से ज़्यादा कार्य मशीनें करती हैं, अर्थात युद्ध में सैनिक कम लड़ते हैं, मशीनें ज़्यादा लड़ती हैं। मशीनों में क्या क्या है, जैसे तोप, टैंक, मिसाइलें, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, जलपोत, पनडुब्बियाँ, ठीक है, प्रक्षेपास्त्र हमारे हो गए। ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या है, उपकरण है युद्ध के, ठीक। और औद्योगिक क्रांति के बाद जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, औद्योगिक क्रांति के बाद युद्ध खर्चीला हुआ और आर्थिक प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ, अर्थात हर राष्ट्र जो है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहा, चाहे उसके लिए हथियारों की बिक्री किया, चाहे उसने अपने व्यापार को बढ़ाया, जो भी किया केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को कहा जाता है प्रतिरक्षा की चौथी भुजा। इतना ही नहीं, एक आर्थिक दृष्टि से मजबूत राष्ट्र अपना हर क्षेत्र में विकास कर सकता है, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना, पैसा बहुत कुछ तो नहीं, सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ होता है, अर्थात पैसे के द्वारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राप्त की जा सकती हैं, ठीक है। और औद्योगिक क्रांति के बाद आपने देखा होगा, औद्योगिक क्रांति के समय जहाँ पर सभी क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति का मतलब ही है राष्ट्रों का यंत्रीकरण, सेनाओं का यंत्रीकरण, यहाँ तक कि जो कार्य मनुष्य करते थे वो कार्य मशीनें करने लगी, और मशीनों द्वारा किए गए कार्य से आवश्यकता से भी अधिक उत्पादन होने लगा। जब उत्पादन होने लगा तो जब ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग मार्केट में ले जाते हैं। जब मार्केट की ज़रूरत पड़ी, अब सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी कहाँ पर, यूरोपीय कंट्रियों में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोप में। यूरोप में भी खास करके देखा जाए तो ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, ठीक है, यही सब राष्ट्र हैं। तो इन सब राष्ट्रों के पास आवश्यकता से जब ज़्यादा क्या बोलते हैं उत्पादन होने लगा तो उसके लिए इनको मार्केट चाहिए। मार्केट कहाँ मिलता, जहाँ औद्योगिक क्रांति नहीं हुई होती। यूरोप में तो मार्केट समाप्त था, क्योंकि वहाँ सबके पास सबके यहाँ औद्योगिक क्रांति हुई थी, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी किसी अन्य की। अब वो देखने लगे जो है एशिया और अफ्रीका की ओर, ठीक है। और एशिया और अफ्रीका में देखा जाए तो यहाँ पर सभी आ गए, हर औद्योगिक क्रांति वाले राष्ट्र, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे क्या बोलते हैं ये पुर्तगाल हो, चाहे डेनमार्कियन हो, ठीक है, चाहे नीदरलैंड के डेन हो, ठीक है, ये सब जो है यहाँ पर व्यापार करने के लिए। लेकिन इन्होंने देखा कि व्यापार में चूंकि कंपटीशन हो गया, अब कंपटीशन से बचने के लिए इनको जरूरत पड़ी उपनिवेश की, ठीक है, अर्थात एक राष्ट्र में अपने माल को अपनी मनचाही कीमत पर बेचने के लिए, ताकि अन्य कोई व्यापारी वर्ग, अन्य कोई औद्योगिक क्रांति का राष्ट्र और अन्य कोई औद्योगिक राष्ट्र उसमें हस्तक्षेप ना कर पाए। तो इसके लिए भी युद्ध आपस में हुए हैं, उपनिवेश की प्राप्ति के लिए, उपनिवेश की रक्षा के लिए, ताकि अपने द्वारा वो अपने मनचाहे कीमत पर वहाँ पर शोषण कर सकें, ठीक है। तो उपनिवेश की स्थापना जो है इसका मतलब यही है कि अपनी इच्छित मूल्यों पर बेचने के लिए एक प्रकार से बाजारों पर एकाधिकार करना प्रारंभ कर दिए सभी राष्ट्र। और इसी में आप लोगों ने देखा होगा औद्योगिक क्रांति वाले ये औद्योगिक राष्ट्रों के बीच में भी युद्ध हुए हैं, फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच में, ठीक है, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में सोलीहोल जैसे युद्ध। तो ये सब क्या है, एक दूसरे को भगाकर खदेड़ने के लिए, ताकि वहाँ पर इनका जो है वर्चस्व बन जाए व्यापार का, इसीलिए जो है एक दूसरे को खदेड़ते रहे, ठीक है। और क्या है, उपनिवेश की स्थापना, मनचाही कीमत पर अपने माल को बेचना, और बाजारों एवं और नए सामान के निर्माण के लिए कच्चे माल की प्राप्ति, क्योंकि वो अलग होता था इसलिए कच्चे माल वहाँ से आसानी से मिल जाता और कम से कम कीमत पर मिल जाता, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति उन राष्ट्रों से जहाँ पर नहीं हुई थी, क्योंकि वे राष्ट्र कच्चे माल की कीमत तो समझ नहीं सकते थे, इसलिए उनको क्या लगता, उनको तो लगता था कि हम बेकार चीज़ें बेच रहे हैं। तो वहाँ से कच्चे माल की
सस्ते कीमत पर उनको सप्लाई भी मिल जाती थी और तैयार माल पर अच्छी कीमत पर बिक्री भी हो जाती थी, मनचाहे कीमत पर, क्योंकि कंपटीटरों को अपने ये युद्ध के द्वारा बाहर कर चुके थे। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ये तो मित्रों आज की स्थिति है। ठीक है, आर्थिक स्थिति में ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपने आप को बढ़ाना और अन्य राष्ट्रों को प्रतिबंधित करना। ठीक है, इसके लिए भी युद्ध हुए हैं, अपने व्यापार के हितों की रक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है एक राष्ट्र को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने, इसलिए ये सब, इन सब का अध्ययन हम आर्थिक कारणों में ही पढ़ेंगे। अगला है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में देखा जाए, धार्मिक कारणों से भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं। अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए खास करके देखा जाए तो इस्लाम धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसने तलवार के दम पर अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। ठीक है, मोहम्मद गोरी भी जब आया था तो वो धन की लूट के साथ उसका एक उद्देश्य ये भी था कि मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ना और जो है उनको अपमानित करना। ठीक है, और अपने धर्म का प्रचार करना। अब देखा जाए यहाँ पर तो अन्य धर्मों को प्रतिबंधित करना या नष्ट करना, बहुत से आक्रांता ऐसे भी आए। ठीक है, इस्लाम धर्म तलवार के बल पर ही थोपा गया, ये आप सब लोग जानते हैं। अलग अलग धर्मों के बीच भी युद्ध हुए या और हो भी रहे हैं। जैसे देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध यहूदियों और जो है ईसाइयों के बीच में हुआ था। जैसे जर्मनी में तानाशाह हिटलर था, उसे यहूदियों से बहुत चिढ़ थी। यहूदियों के लिए तो वो जो है बिल्कुल साक्षात यमराज बन जाता था। तो ये स्थिति थी। अगर आज के समय में देखा जाए तो कहीं हिंदू मुस्लिम युद्ध हो रहा है, कहीं पे जो है मुस्लिमों में शिया सुन्नी युद्ध हो रहा है अलग अलग संप्रदायों के बीच में। ठीक है, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम क्रिश्चियन, तो ये चीज़ें जो है धार्मिक कारण भी बना हुआ है, अर्थात धार्मिक कारणों से भी युद्ध हुए हैं। वर्तमान बढ़ता इस्लामिक आतंकवाद ने तो अन्य सभी धर्मावलंबियों को भी अपना शत्रु बना लिया है, क्योंकि आज कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है जो इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित ना हो। ठीक है, अगला जो कारण है वो है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारणों में क्या क्या आ सकता है कि मानव स्वभाव से ही लड़ाकू है, क्योंकि मानव जब से इस धरती पर आया तब से हथियार ही उठाता रहा है। भाई पहले आया, पहले वो जो है अपने हथियारों को उठाया जानवरों के शिकार के लिए, उसके बाद एक टोलियां बनाकर रहने लगे, टोलियों द्वारा एक टोली से दूसरे टोली पे आक्रमण, या फिर शिकारों को लेकर एक टोली से दूसरे टोली पर आक्रमण। धीरे धीरे राज्यों की स्थापना, तो राज्य द्वारा राज्यों का एक राज्यों के ऊपर अधिकार करना या सीमाओं को बढ़ाना, और दूसरा अपने राज्यों की रक्षा के लिए। तो मानो जब से आया और आज हम जो है पत्थर युग से चलकर, ठीक है, लाठी डंडे से होते हुए, धनुष बाण से होते हुए, तलवारों से होते हुए, बंदूक और राइफलों से होते हुए, ठीक है, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, तोप, टैंक, मिसाइलों से होते हुए हम लोग परमाणु बम और साइबर युग तक पहुंच आए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है, मानव ने चाहे जो कुछ भी किया, लेकिन युद्ध करने के उपकरणों में भी इजाफा किया, समय के अनुसार उसने उनको बढ़ाया। ठीक, मान और इतिहास साक्षी है, मान बढ़ाई यश प्राप्ति की लालसा युद्ध को जन्म देती है। शासन की इच्छा यह मानवों का व्यक्तिगत गुण है। विनाशकारी प्रवृत्ति ये भी मनुष्यों का गुण है, अर्थात सभी नहीं लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं। संग्रह की प्रवृत्ति, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, और बदले की भावना, ये सभी ऐसी चीजें हैं जो कि मानव के स्वभाव में बिल्कुल भरा हुआ है, और इन्हीं कारणों से भी युद्ध हुए हैं। ठीक है, ये मानव के विशेष गुण है। जैसे कहा जाता है ना, मानव के रक्त में ही भरा हुआ है युद्ध करना। जब से आया है तब से हथियार उठाता रहा, किसी न किसी पे, जब तक लड़ने के लिए दूसरे रहे तो दूसरे, नहीं तो अपनों से भी युद्ध करना, ये मानव का स्वभाव बना हुआ है। क्योंकि हर वर्ग देखा जाए तो इस्लाम से पीड़ित है, लेकिन जहां पर केवल इस्लामिक राष्ट्र ही है वहां शिया सुन्नी आपस में लड़ते हैं। जब मान लीजिए एक ही वर्ग हो तो वो भी आपस में लड़ते हैं। ठीक है, अगला है विचारधारा। ठीक है, विचारधारा में देखा जाए तो विभिन्न विरोधी विचारधाराओं के मानने वाले लोगों के बीच में भी युद्ध हुआ है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध को या द्वितीय विश्व युद्ध को देखा जाए तो नाजीवादी विचारधारा जो कि जर्मनी की थी, फाफीवादी विचारधारा जो कि इटली के मुसोलिनी की थी, साम्यवादी जो कि सोवियत संघ और चाइना जैसे राष्ट्रों की थी, पूंजीवादी जो यूरोपियन कंट्रियों की थी। तो ये सभी राष्ट्रों के बीच में भी विचारधारा को लेकर भी संघर्ष हुए हैं। यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व में पूंजीवादी और साम्यवादी राष्ट्रों के बीच में भी एक लेकर शीत युद्ध काफी दिनों तक चला, जो 1991 में समाप्त हुआ।
ठीक है। मार्क्सवाद, उदारवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, ये सब जो है युद्ध के कारण है, जो कि विचारधाराओं पर ही आधारित है। वैसे भी हम लोग देखते हैं, अगर दो व्यक्तियों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते तो उन दोनों के बीच में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, ये संभव है, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच का शीत युद्ध, ये भी एक प्रकार से दो विचारधाराओं का ही युद्ध था। कौन सी विचारधारा? साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध में नाजीवादी, फांसीवादी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो है, जो कि विचारधाराओं के ऊपर आधारित है। जैसे हमने आपको बताया, अगर दो व्यक्तियों के विचार आपस में नहीं मिलते तो उनमें दोस्ती नहीं हो सकती। इसी तरह दो राष्ट्र भी हैं, अगर दो अलग अलग विचारधाराओं के हैं तो उनके बीच में कभी दोस्ती नहीं होगी। भले ही कुछ कारणों से जैसे माना जाए अपने आप को बचाने के लिए जो है ये अमेरिका और सोवियत संघ दोनों मिलकर जो है फांसीवाद से लड़े जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बीच का जो क्या बोलते हैं जो तनाव था समाप्त हो गया था। विचारधाराओं का संघर्ष वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद फिर से प्रारंभ हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये जो है, जो क्विंसी राइट ने बताया था वो हमारे युद्ध के कारण तो समाप्त हो गए, लेकिन हम कभी कभी प्रश्नों में लिखने के लिए हम निम्न तरीके भी अपना सकते हैं। मान लीजिए आपको ये याद ना रहे तो ऐसे इस रूप में भी आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि युद्ध के कितने कारण हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इन कारण, आप दूसरा तरीका जो है, इन कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण भी हो सकते हैं जिनके कारण युद्ध हुए हैं। अगर लिखने का तरीका वो ना याद आए तो आप इस रूप में भी लिखकर आप छोटे छोटे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके गलत नहीं होंगे। देखिए जैसे इतिहास साक्षी है कि ये सभी कारण हैं जिनके कारण युद्ध हुआ है। जैसे राज्य विस्तार, राज्य सुरक्षा, राज्य स्थापना अर्थात नए राज्य की स्थापना के लिए, ठीक है। शांति की स्थापना एवं धर्म की स्थापना के लिए, जैसे कहा जाता है कि भगवान धरती पे अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना और रक्षा करते हैं, ठीक है। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, जैसे सिकंदर जैसे विश्व विजेता विश्व विजय करके यहाँ पर आया था, विश्व विजेता अपने आप को कहलाने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला है आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपने सम्मान को बचाने या और अपने सम्मान को रक्षा के लिए। नारी सम्मान की रक्षा, जैसे रामायण का युद्ध हो गया। नारी अपमान का बदला, रामायण का युद्ध भी ले सकते हैं और इसमें महाभारत का युद्ध भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इतना ही नहीं, ये क्या बोलते हैं 12वीं शताब्दी, सॉरी 1191 12वीं, हाँ लगभग 12वीं शताब्दी में जो आल्हा उदल का प्रकरण आप लोग सुनते हैं, तो इनमें देखा जाए तो इनमें जितने भी युद्ध हुए हैं आल्हा उदल में, कहीं फुनवा का विवाह, कहीं फुलवा का विवाह, कहीं बेलवा का विवाह, कहीं कुछ का विवाह, कोई ऐसा विवाह नहीं हुआ जिसमें तलवारें ना चली हों। अर्थात एक प्रकार से ये स्वाभिमान की भी लड़ाई है, आत्मसम्मान की भी लड़ाई हुई, स्वाभिमान की भी लड़ाई हुई, या एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं नारी की प्राप्ति के लिए भी युद्ध हुए हैं, ठीक है। तो आल्हा को भी आप जो है उदाहरण के रूप में दे सकते हैं कि इतिहास भी साक्षी है कि इन रूपों में इन कारणों से भी युद्ध हुए हैं। चलिए नारी अपमान का बदला हो गया। अगला है परंपराओं एवं संस्कारों की रक्षा, बस वही है। दूसरा कोई अपनी परंपराएं अगर थोप रहा हो तो अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए भी युद्ध इतिहास में होते रहे। अस्तित्व की रक्षा यानी अपने आप को बचाने के लिए या अपने परिवार को, अपने राज्य को बचाने के लिए। शक्ति का प्रदर्शन, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए, जैसे भारत और चीन से युद्ध हुआ था, चाइना ने भारत पर एक तरफा आक्रमण करके अपने शक्ति का प्रदर्शन किया था। और बाहर से जो आक्रांता यहाँ पर आक्रमण के लिए, विश्व विजय के लिए, एक प्रकार से वो भी जो है शक्ति का ही प्रदर्शन यहाँ पर करते रहे कि हम विश्व विजेता हैं, ठीक है। अगला है मानव का लड़ाकू स्वभाव। भाई मानव का लड़ाकू स्वभाव है, वो तो लड़ेगा ही, चाहे पहले बाहर वाले मिले, नहीं तो फिर अपनों से युद्ध करेगा, ठीक है। समाज की रक्षा के लिए धर्म प्रचार एवं थोपना, जैसे इतिहास साक्षी है मुस्लिम जितने भी आक्रांता है उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने धर्म को जबरन थोपा। यहाँ पर औरंगजेब ने इस्लाम धर्म का प्रचार करते हुए ना जाने कितने को कटवा दिया उसने, जिसने नहीं माना उसको तुरंत कटवा दिया या तो मुसलमान बन गए। तो यही कंडीशन है। अगवा धन की लूट वही है महमूद गजनवी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, और भी इसके पहले इतिहास में बहुत से लोग आए जो कि धन को लूट कर चले गए। आदि जोड़ दिया हमने इसलिए कि इसके कारण भी, इसके अतिरिक्त भी जो कारण आप लोगों के समझ में आता है आप लोग लिख सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ठीक है मित्रों, ये चैप्टर हमारा ये समाप्त हुआ। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग फिर से जो है कमेंट करिएगा,
ठीक है, हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे मित्रों। फिर भी जो है हम आपसे ये कहते हैं, हमने आपसे कभी नहीं कहा कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के अगर अच्छा ना भी लगे तब भी जो है आप लोग लाइक कर दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। बाकी हमें मालूम है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कहता, हमें मालूम है कि आप लोग करेंगे वही जो आपकी इच्छा होगी। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। ठीक है।